जय श्री महाकाल, जय माता दी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीपिका शर्मा, आप सभी के साथ में। जो ये पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। अतुल सुभाष जी, जो कि 34 साल के युवक थे, उन्होंने अपनी जान ले ली 9 दिसंबर वाले दिन। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने अपनी पत्नी और पत्नी के पूरे परिवार वालों पर बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन इस सुसाइड केस के पीछे और इस शादी के पीछे मेरी क्या सोच है, वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, वीडियो पूरा जरूर देखना। देखिए, फिलहाल हम जो भी न्यूज़ है वो आप सबके पास पहुंच चुकी होगी कि 34 साल के युवक थे अतुल सुभाष जी, जो कि बेंगलोर में इंजीनियर की पोस्ट पर अच्छी सैलरी पर काम कर रहे थे। 2019 में इनकी शादी होती है। सिंघानिया परिवार, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से है, वहां से उनकी शादी होती है। शादी मैट्रिमोनियल साइट से होती है, मतलब किसी भी अरेंज या लव मैरिज को हम नहीं कह सकते। इनकी जो जानकारी है वो शादी.com के तहत होती है और उन्होंने अपनी शादी करी होती है 2019 में। 2020 में कोरोना आ जाता है और 2021 के अंदर उनका एक बेटा होता है और उसके साथ ही वो जो महिला है वो बेंगलोर से वापस अपने घर आ जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि बाद में वो महिला लखनऊ में भी जॉब करती है। फिलहाल वो दिल्ली के अंदर एसेंशियल के अंदर वो जॉब कर रही थी। अभी के लिए वो लापता है, वो मिल नहीं रही है, लेकिन वो जॉब कर रही थी दिल्ली में। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ, किसने उसका माइंड वॉश किया कि उसने अपनी नई शादी को इतने गंभीर आरोपों में बदल दिया। ट्विटर पर, सभी सोशल साइट्स के ऊपर ये जो ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक, ये फिलहाल सिर्फ एक टॉपिक नहीं रह गया, ये जस्टिस फॉर अतुल सुभाष जी। मैं खुद भी चाहती हूँ कि जिस तरीके से अतुल सुभाष जी ने ये कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरा अस्थि विसर्जन उस कोर्ट के सामने, जो भी गटर है, जो नाली है, उसके अंदर कर दिया जाए। इसका मतलब वो इंसान कितना मानसिक रूप से तनाव में था, परेशान था कि उसने न्याय व्यवस्था को एक नाली से, एक गटर से तोलना ज्यादा बेटर समझा। लेकिन उन्होंने जो ये सुसाइड कमिट किया है उसके पीछे मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स बताती हूँ। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2022 तक की रिपोर्ट अगर हम देखें तो शादीशुदा जो पुरुष है, उनके शादीशुदा पुरुष अब तक उनका रेशियो 72% है। 72% रेशियो ऐसा है कि शादीशुदा पुरुष सुसाइड कमिट कर रहे हैं और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो ज्यादा सुसाइड कमिट कर रही हैं। यहाँ हम ऐसा देख सकते हैं कि 2022 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1,70,924 सुसाइडल केस शादीशुदा पुरुषों के सामने आए हैं। देखिए, परेशानियां सबके जीवन में होती है, लेकिन क्या इस तरीके से अतुल जी का सुसाइड कर लेना सही था? आर्टिकल 21 हमें ये कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आप अपना जीवन नहीं छीन सकते हो। अगर आप अपने आप को मारने की कोशिश करते हो तो कानून स्वयं, कोई केस करे या ना करे, कानून स्वयं आपको इसके लिए सजा दे सकता है। लेकिन फिलहाल इन्होंने आर्टिकल 21 को, जो इनका जो अधिकार था, मूल अधिकार था, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, उन्होंने वो ना चुनकर उन्होंने एक अलग रास्ते को चुना। इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा वो मैं बताती हूँ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। लेकिन फिलहाल पूरे देश भर में सिर्फ एक चर्चा बनी हुई है कि आईपीसी सेक्शन 498A के अंदर बदलाव किया जाए। और हाँ, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, क्योंकि देश भर में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि सेक्शन 498A का बहुत ही गलत दुरुपयोग कर रही है। 498A के तहत अगर महिला के साथ में सच में उसका पति कुछ गलत करता है, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करता है या पति के रिश्तेदार, तो उस वक्त कोर्ट की व्यवस्था ऐसी बनी है, न्याय व्यवस्था के 498A के तहत उस पुरुष को या पति के रिश्तेदार वालों को तुरंत नॉन बेलेबिलिटी पर अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब बेल नहीं मिलेगा, नॉन बेलेबल होगा ये केस। तो वहीं पर अतुल सुभाष जी कहते हैं कि मेरी तो कोई बेल भी नहीं करवाता अगर मुझे जेल हो जाती तो। और ऐसे पूरे सिचुएशंस क्रिएट हो चुके थे कि उन्हें नॉन बेल पर, मतलब उनकी बेल नहीं होती, जमानत नहीं होती और उन्हें जेल हो सकती थी। इस बीच में उनका ये भी कहना है कि मुझसे कई लाखों रुपए तक भी उनकी पत्नी और पत्नी के घर वालों के द्वारा मांगे गए हैं अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने बेटे के भरण पोषण के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 सालों से उन्होंने अपने बेटे का चेहरा तक भी नहीं देखा, क्योंकि अब जो उनका बेटा है वो 4 साल का हो गया है। ये सारी चीजें भी अगर मैं साइड में रखूं तो 498A की अगर मैं बात करूं, जो कि पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, तो बिल्कुल 498A के अंदर बदलाव की जरूरत है। और बदलाव किस तरीके से? बदलाव इस तरीके से कि जो पुरुष है, सामने वाला जो पति है, पुरुष है, उसकी भी बात को सुना जाए, उसको भी प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए कि वो भी अपनी बात को अपनी कानून व्यवस्था के सामने रख सके। लेकिन यहाँ तो उनका कहना है कि जो जज थी उन्होंने भी उनसे मामले को सेटल कराने के लिए पैसों की डिमांड करी थी। उन्होंने कहा कि केस उत्तर प्रदेश के जौनपुर पुलिस स्टेशन कोर्ट में लगाया गया था
उन्हें बेंगलोर से अपनी पेशी पर अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती थी, वो बेंगलोर से वो इतना खर्चा करके वो इंसान यहाँ पर आ रहा था। उन्होंने एक बात और कही कि जो मैं सैलरी कमाता हूँ, सैलरी में से मैं टैक्स भी भरता हूँ, जो टैक्स सरकार के पास जाता है उसी में से जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके पास में भी सैलरी जाती है, और वही लोग बाद में इस इंसान के टैक्स को एक गलत तरीके से उपयोग में लेते हैं। तो उनका यहाँ पर ये चीज बोलना सही था कि कानूनी व्यवस्था के अंदर बदलाव की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड कमिट किया, इस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 21 का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, ये उस मामले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऐसे बन सकते थे कि कोई बात नहीं, अगर मुझे जमानत, मेरी बेल नहीं होती है, मुझे जेल होती है तो ठीक है, 3 साल की जेल उन्हें होती और 3 साल में कोई ऐसा भला मानुष होता जो कि उनकी बेल करवा देता, या फिर वो अपनी जॉब छोड़कर आ जाते, बोल सकते थे कि नहीं दूंगा मैं एलिमनी, मेरे पास मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, ऐसा कुछ वो अपना सकते थे। एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी भी पाई गई है कि शादी होने के बाद में आज के टाइम पर पुरुष और महिला यानी पति और पत्नी दोनों ही अपने अपने परिवार वालों से अपनी परेशानियां शेयर करना बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो ये परेशानी ये मेरी पर्सनल है, लेकिन अगर वो सामने वाले से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से अगर वो इन सब चीज़ों को कंसल्ट करे, हो सकता है कि वो भी इस फेज से गुजरे हो, वो आपको सही राय दे सके, या फिर वो आपको कोई और अगर उनके कॉन्टेक्ट में ऐसा हो जिससे वो सही राय मशवरा दिला सके, तो एटलीस्ट यहाँ पर अतुल सुभाष जी की जान बच सकती थी। पूरे देश भर में एक ही बात फैली हुई है कि जिस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, उस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर मैन भी होना चाहिए। पुरुषों के लिए भी बराबर आवाज उठाने वाली कानून व्यवस्था होनी चाहिए, बराबर उनके लिए भी कुछ ऐसे नियम होने चाहिए कि अगर सामने वाली महिला उन्हें जबरन परेशान करने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर वो अपनी आवाज उठा सके। जिस तरीके से अतुल सुभाष जी ने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो अपलोड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। सोशल मीडिया की मदद वो पहले भी ले सकते थे, अगर हो सकता है उनका वीडियो 2 लोग ही देखते, 4 लोग ही देखते, लेकिन कोई ना कोई एजेंसी जरूर सामने आती, कोई गवर्नमेंट एजेंसी सामने आती, या फिर कोई महिला आयोग ही सामने आता, या फिर कोई ना कोई पुरुषों के लिए काम करने वाला एनजीओ ही सामने आता, लेकिन जरूर सामने आकर वो उनकी मदद करता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आर्टिकल 21 आपको बाध्य करता है कि आप आपकी जान नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं ये समझ सकती हूँ कि उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। जिस तरीके से हम अपना पूरा दिन भर का जो शेड्यूल फिक्स करते हैं कि सुबह से लेकर रात तक ये करना है, उस तरीके से उन्होंने अपने सुसाइड के मौत के एक दिन पहले वाला सारा टाइम काम डिसाइड किया कि मुझे एक दिन पहले ये करना है, मौत वाले दिन ये करना है, और मौत के कुछ घंटों पहले ये करना है। जिस तरीके से उन्होंने अपने 33 कामों की लिस्ट बनाई, उस तरीके से उन्होंने अपने पूरे दिमाग में ये सेट कर रखा था कि अगर मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो हो सकता है कि पुरुषों के लिए आवाज उठाने के लिए कुछ एजेंसियां बाहर आए, कुछ कानूनों में, कुछ नियमों में बदलाव हो। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 9 या 10 प्रकार के मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए थे जो कि सरासर झूठे थे, और उनके बेटे से भी उनको नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो इस हिसाब से उन्होंने पूरी तरीके से सारी चीजों को प्लान किया और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि वो बेंगलोर में जॉब कर रहे थे और उनके माता पिता बेंगलोर में उस वक्त नहीं थे, लेकिन जहां तक उनके माता पिता को अंदाजा तो था कि कोर्ट केस चल रहा है या उनका जो बेटा है वो डिप्रेशन की अवस्था में होगा, तो उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब कई जगह ऐसी बातें चलती है कि जेंडर इक्वालिटी, पुरुषों और महिलाओं के बीच में समानताओं के बारे में बात आती है। देखो, समानता का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को गलत तरीके से देखें। अगर मैं आज़ादी के पहले की बात करती हूँ तो आज़ादी के पहले बहुत सारी कुप्रथाएं थी और उस कुप्रथाओं की वजह से आज़ादी के बाद में कई सारे नियमों में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे लॉज ऐसे डाले गए, कानून नियम ऐसे डाले गए, या अधिकार हम कह सकते हैं, मूल अधिकार ऐसे डाले गए जिसकी वजह से पुरुष के बराबर महिला का स्तर आ सके। लेकिन जब महिला अपने स्तर से ज्यादा ऊपर उठकर अगर उनका दुरुपयोग करेगी तो फिर एक पुरुष के लिए आवाज उठाने के लिए कानून व्यवस्था को जरूर एक संगठित होना पड़ेगा, उन्हें अपना एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके लिए सामने कोई नहीं आ रहा था, वो पूरा अकेले थे, और उन्होंने इवन अपने सारी डिप्रेशन की जो स्टेट थे वो अपने परिवार वालों से भी शेयर नहीं किया था। और जो ये अभी मामला सुर्खियों में इस तरीके से आया है, अगर ये वीडियो उनका पहले वो वीडियो वायरल करते तो हो सकता है कि इसी तरीके से उनकी मदद करने के लिए आम जनता भी सड़कों पर जरूर उतरती। देखिए, अगर मैं आज़ादी के पहले की बात करती हूँ तो आज़ादी के पहले महिलाएं कई सारी कुप्रथाओं में बंधी हुई थी। जिस तरीके से सती प्रथा, डायन प्रथा या फिर पर्दा प्रथा जो थी, घूंघट प्रथा, उसकी वजह से आज़ादी के बाद में ये चीज़ें लाई गई है कि आज़ादी के पहले जो महिलाओं का स्तर था वो वहां ना रहकर पुरुषों के बराबर उस स्तर को पहुंचाया जाए। ऐतिहासिकता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले भी
बोला जाता है कि घूंघट प्रथा इसलिए अपनाई गई थी, पर्दा प्रथा जो इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि विदेशी जो आते थे वो लोग घर की गृहिणियों को गलत नज़र से देखते थे। घर की गृहिणियों को बचाने के लिए पर्दा प्रथा सामने लेकर आई गई थी। लेकिन उसके बाद में भी धीरे धीरे कुप्रथाओं से, घूंघट प्रथा, सती प्रथा, डायन प्रथा, इन प्रथाओं से बाहर निकलकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलवाने के अधिकारों को कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। जिस तरीके से मरने से पहले अतुल सुभाष जी ने 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया, अगर वो ये वीडियो पहले ही अपलोड कर देते तो हो सकता है कि उनकी बातों की सुनवाई हो सकती थी। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है आज के टाइम पर। बहुत ही अलग अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया लोगों को सेंसिटाइज करता है, लोगों के अंदर सोच को बदलने की हिम्मत है सोशल मीडिया के अंदर। तो उन्हें देखो, मृत्यु एक अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी ये एक ऑप्शन नहीं है। उन्हें ये ऑप्शन चुनना चाहिए था कि सोशल मीडिया की मदद वो पहले लेते, मीडिया की पहले वो मदद ले सकते थे। अब अगर आपके दिमाग में ये आता है कि सुनवाई ही नहीं हो रही थी, जज भी पैसे मांग रहा था, या फिर जो करप्शन है वो सब चीजें सामने फेस करनी पड़ रही थी, तो देखो, अगर हम पीछे जाकर अंग्रेजों के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों के टाइम पर तो जज सुनवाई भी नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे कई सारे नेताएं सामने आए जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ लड़े। वो व्यवस्था को पीछे हटकर उन्होंने चीजों को सुधारने के लिए काम किया। साथ ही साथ उन्होंने तो संसद तक के अंदर गोले फोड़ दिए थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से मृत्यु एक अल्टीमेट ऑप्शन उन्होंने चुना, वो ना चुनकर आर्टिकल 21 की तरफ वो जाते, और जिस तरीके से चीजें उन्होंने बाद में, उन्हें ऐसा लगता है कि बाद में, मेरे मरने के बाद में सुर्खियों में आ जाएगा, मेरे बाद में ये वीडियो सब सुनेंगे तो हो सकता है कि मुझे न्याय मिल सकता है। लेकिन वो जो 4 साल का बच्चा है, कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के बीच में, 2 परिवारों के बीच में, 2 समाज के बीच में एक चुंबक का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे के लिए भी कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं कि मुझे तुम एक गलती के रूप में दिखते हो, मुझे तो अब तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं है, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि किस तरीके से 498A का बहुत ही गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया अतुल सुभाष जी की पत्नी के द्वारा। वो एलिमनी लेकर, एक बहुत बड़ी राशि लेकर, पैसा लेकर वो डाइवोर्स लेना चाहती थी। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो वो ATM परमानेंट क्लोज हो चुका है, अब तो वो इंसान ही इस दुनिया में नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि जहां वो डाइवोर्सी होती, जहां वो अपने चीज़ों को अपने हिसाब से देखती, आज वो भी किस माहौल से गुजर रही होगी। उनकी पत्नी यानी कि सिंघानिया हाउस के बाहर भी ये नोटिस लगा दिया गया है कि जल्द से जल्द आकर वो कानूनी कार्यवाही के लिए मिले। हो सकता है शायद जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब तक और भी किसी न किसी तरीके की चीज़ें सामने आ गई हो, कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया गया होगा। लेकिन जिस तरीके से आर्टिकल 498 ये कहता है, 498A ये कहता है कि आप उस पुरुष की, आप पति की तुरंत अरेस्ट कर सकते हो, आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हो। तो जिस तरीके से इस पुरुष के साथ में गलत हुआ है, तो सामने वाले जो महिला का जो पक्ष है, महिला वाली जो पार्टी है, वहां से अभी तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। तो सिर्फ यही जो चीज़ें हैं सामने आ रही है। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि अतुल सुभाष जी को न्याय मिले, और न्याय इस कदर मिले कि आज के बाद आने वाले समय में किसी भी पुरुष के साथ में गलत ना हो, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ में वो भूल रही हैं कि उनके कुछ फर्ज भी बनते हैं। विवाह, शादी, ये बहुत मधुर बंधन होता है। ये आपके हाथ में होता है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, या फिर आपके मन के अंदर आप किस तरीके से आपकी नियति रखते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर आप एक टाइम पर फाइनेंशियली परेशान हो सकता है कि आप एक टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। आपने जहां एक टाइम पर इनसे बहुत बड़ा पैसा हड़पने की कोशिश करी थी, लेकिन आज तो वो इंसान ही इस दुनिया में नहीं है, और पूरी दुनिया के बीच में, पूरे भारत के अंदर ये बात छिड़ गई है कि आर्टिकल 498A के अंदर बदलाव लाया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्टिकल 498A के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जिससे कि पुरुषों की बात भी प्राथमिकता रूप से सुने, और जब तक कि वो एक कल्प्रिट साबित ना हो जाए तब तक तुरंत अरेस्ट होने का, या बेल ना मिलने का, जमानत ना मिलने का, ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर कार्यवाही हो और नियम सामने आए। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो में। शब्द अगर कड़वे लगे हो तो माफ़ी, मिलती हूँ नहीं।